देखो आलिया, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कोई बात छुपा रही हो। तुम लोग ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मुझे दुख हो और मैं डिसअपॉइंट हूँ। पता नहीं नतालिया मेरे एसएमएस के जवाब क्यों नहीं दे रही। मैं आप लोगों के घर जब भी आता हूँ तो खाने के लिए बाहर क्यों नहीं रहते? अरे हाँ क्या, घर में हर जगह, हर कोने, हर कमरे में तंदूर लगवा रहे हैं, इसीलिए। घर में तंदूर? वो क्यों? अरे भाई वो तुम्हारी आंटी के ख्वाहिश के मुताबिक खानदान में इजाफा होगा तो तंदूर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए लगवा रहे। खानदान में इजाफा और तंदूर? तोंद में इजाफा और तंदूर। अच्छा थोड़ी लगेगा कि इस उम्र में आप लोगों के खानदान में इजाफा? मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरे जो गोद में है वो मेरा साला है? अब क्या कहे जा रहे हो है? खानदान में इजाफा? अरे मियाँ ये अरकुन निसा और कमर की बेवफाई की वजह से एक कदम तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते, खानदान का खाक आगे बढ़ाएंगे। अरे मियाँ वो तुम्हारे लिए लगवा रहे तंदूर और आटे की मिल से राब्ते भी तुम्हारे लिए कर रहे। वैसे आप लोगों ने खामखा मेरे खाने पे नजर लगा दी है। इतना कहाँ खाता हूँ मैं? आटे की बोरी, बकरे की रान, सब्जी के खेत और कार्बन डाइऑक्साइड की जाती। अरे हमने तो पहले भी राय दी थी कि ये काम इस तरह चलता रहा तो खाद की फैक्ट्री साबित होगे तुम। हाँ? वैसे अब मैंने सोच लिया है, इतनी बेइज्जती खराब होने के बाद अब मैं नौकरी ढूंढूंगा। बिल्कुल फैसला नहीं करूंगा, ना जिंदगी का ना शादी का। भाई ये तो तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। ये किसका नंबर है? अली के स्कूल से नाम। हेलो। जिस तरह से समंदर का पानी लाठी मारने से अलग नहीं होता, उसी तरह से तुम लाख उस बेबी के कहने से हमारा नंबर ब्लॉक कर दो, मगर हम तो तुमको ढूंढ कर ही रहेंगे। देखिए इदरीस भाई, ना मुझे आपसे कोई बात करनी है, ना ही कोई वास्ता रखना है। आप प्लीज हमारी जान छोड़ दें। अरे ठीक है, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देते हैं, बस तुम हमें हमारी नस्ल का टुकड़ा दे दो। कैसे दे दूं? वो मेरा बेटा है। अरे बेटा तो वो हमारा भी है। अब तो तुमने स्कूल में दरख्वास्त देकर हमारे मिलने पर भी पाबंदी लगा दी है। अब तो स्कूल से भी लाना या ले जाना तुम या बेबी करती हो, यानी मुंह बोली बेबी सगे ताया और चचा से भी बढ़कर है। बेबी मेरी सगी नहीं लेकिन सगों से बढ़कर है। उसी की वजह से मैं, परवेज और अली थे और उसी की वजह से मैं और अली हैं। आप लोगों ने तो हमें बेसहारा छोड़ दिया था, हम तीनों को। अरे तो तुमको तुम्हारे घर वाले ने कौन सा सर पर बिठा कर रखा है? ठीक है, नहीं रखा तो मैंने भी तो उनकी शक्ल नहीं देखी आज तक। आखिरी बार तब देखा था जब उन्होंने परवेज को बुरा भला कहा था। रे बुरा भला नहीं कहा था, गालियां दी थी, मारा पीटा था, यहाँ तक के मेरे माँ बाप को गालियां भी दी थी और उनको मारा भी था तुम्हारे घर वालों ने। यही वजह है कि वो सब मेरे लिए मर गए। पहले रास्ता था उनके पास मेरी जिंदगी में आने का, लेकिन परवेज से माफी मांगने के बाद। मगर परवेज के बाद वो दरवाजे भी बंद हो गए। मेरे भाई को कत्ल किया गया है। क्या हो गया? सच सुनकर चुप क्यों लग गई है अब? इदरीस साहब, अब आप जब भी कॉल करेंगे मैं अपना फोन खुला रखूंगी और मुकाबला करूंगी आपका और आप जैसों का। अरे 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 क्या हो गया? पानी की किल्लत में सिविल सोसाइटी के कैसे जल से जुलूस में गया था या डेट पे गया था? ये क्या हालत बनाई में, क्या हुआ? डैड, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक लड़की के साथ रिलेशन में जाना इतना मुश्किल हो सकता है। भाई इसका मतलब है कि जो सबसे आसान रिलेशनशिप है ना, वो एक तस्वीर से हो सकती है ना। तस्वीर बात करती है भाई, ना ही उसकी कोई फीलिंग्स होती है भाई। और सबसे मुश्किल अंडरस्टैंडिंग पैदा करना होता है एक लड़की से, एक खातून से।
हुआ क्या? हुआ क्या डैड, हुआ क्या? कल रात को जब मेरी नतालिया से एसएमएस पर बात हो रही थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें गिफ्ट में क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो उसने मुझे साफ साफ कहा मुझे रेड रोजेस पसंद है और मुझे परफ्यूम्स पसंद है। तो मैं उसके लिए सबसे फ्रेश रेड रोजेस लेके गया और जाते की सारी मैं उसको प्रेजेंट किए। अब जैसे ही मैंने उसको प्रेजेंट किए ना, उसने वो स्मेल करते उसको ऐसी चीखें लगी डैड कि उसको एंटी एलर्जी सिरप पिलाना पड़ा। तुम उसको हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ डैड, तो और कहाँ लेके जाता डैड। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है मुझसे। लेकिन अगर ऐसा हुआ ना डैड, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ। अब तो जैन और फरीद साहब के चेहरे पे भी हैरानी के आसार नजर आ रहे हैं मुझे। ये हो क्या रहा है, बताओ तो सही तुम लोग। क्या हो रहा है अम्मी, क्या हो गया? कल जब जैन आए थे तो तुम्हारे लिए रेड रोजेस का बुके लेकर आए थे। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें फूलों और पौधों से एलर्जी है नतालिया, इसीलिए तो पूरे घर में मैंने इंडोर प्लांट रखे हैं सिवाय तुम लोगों के कमरे के। मुझे अच्छी तरह याद है परसों तुम अपनी दोस्त नताशा की बर्थडे पार्टी पे गई थी और अपना फ़ोन घर पे ही भूल गई थी। और सहन ने 2-3 मरतबा मेंशन किया था कि तुम लोग ने परसों रात एसएमएस पे चीज़ें डिस्कस की थी। ये सब क्या हो रहा है जिसका मुझे इल्म नहीं? पता नहीं अम्मी, मुझे क्या पता, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। देख भाई पप्पू, मैं आजकल ऑफिस जा नहीं रहा हूँ और कुर्सी नहीं तो बंदे में जान भी नहीं। ये सारा दम खम कुर्सी ही से है। और अगर मैं तेरे काम का किसी को कहूँ भी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। अरे तो फिर क्या करूं? छोड़ भी तो नहीं सकता वो करोड़ों की जमीन। करोड़ों की जमीन? अबे बौखला गया है क्या? पीछे भैंस के बाड़े में कौन सा जमीन का ऐसा टुकड़ा है जो करोड़ों रुपए में बिक रहा है? इसका मतलब तो यह है कि तुमने मेरी किसी बात पर भी कान नहीं धरा। अरे फजल भाई, वो जमीन का टुकड़ा 150 फीट मेन रोड पर निकल रहा है, जो शहर के एक हिस्से को दूसरे से मिलाएगी। परवेज की जमीन ना सिर्फ रोड पर है बल्कि कटाई में मेन रोड का प्लाट भी निकल रहा है। अभी तो सब कच्चा है। मेन रोड निकलने में कम से कम 1 साल है और अभी से 1.5 करोड़ की ऑफर है। अबे तो तूने बताया क्यों नहीं? अरे कब से बीन बजा तो रहा हूं, तुम अपने ही मसले में उलझे हुए हो। बल्कि तुम्हारे तो शादियों के शौक ही तुम्हारे कान बंद कर देते हैं। तो अब ये बताओ कि तुम्हारी भाभी क्या कहती हैं, वो परवेज मरूम की बीवी? अरे वो नहीं मानती, उसके कान भरने वाली है ना वो बेबी। पप्पू, अब 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका, अरे नहीं भाई फजल, नहीं। तो हम कौन सी उसकी सुपारी निकाल रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि तुम कस्टडी का केस डाल दो, समझ रहे हो ना? बद किरदार और बदनाम कर दो, या फिर उसे जेल भिजवा दो। बदनाम या जेल? प्लाट की कीमत आधी आधी होगी। ये कमीना ऐसे जान नहीं छोड़ेगा, इसका ना कोई पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। जब तुम ऐसी बातें करती हो ना बेबी, मुझे बहुत डर लगने लगता है। डर क्यों लगता है? इसमें डरने की क्या बात है? बेबी, हमारे दरमियान एक बच्चा है, अली, जिसको वो बचपना नहीं मिला जो बाकी बच्चों को मिला है। वो नहीं जानता कि सही बचपना क्या होता है और सच्चा बाप का प्यार क्या होता है। वो ये भी नहीं जानता कि जब वो अपने बाप से लिपटेगा तो वो किस तरह इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। दुनिया का कोई भी काम उसके लिए नामुमकिन नहीं होगा जब वो अपने बाप की गोद में या उसके कंधों पर बैठा होगा। वो ये सब नहीं जानता बेबी। और इदरीस ये बात जानता है कि वो हमारी कमज़ोरी है। तो है ना हमारी कमज़ोरी, जान है उसमें हमारी, जिसे दुनिया पलट कर भी नहीं देखती। वो बीनाई है हमारी, नूर है हमारी आंखों का। तो फिर क्या करें? फैसला कर लो। कैसा फैसला? यही कि उसके आगे घुटने टेक देने हैं, जैसा वो कहेगा वैसा करना है।
या फिर उसके आगे दीवार बन के खड़े हो जाना है, ना बोलना है उसकी हर चालाकी को, उसके हर जुल्म को। ठीक है, फिर कागजात तैयार कराते हैं, ज़मीन अपने नाम करते हैं और क्लेम करते हैं, फिर देखते हैं वो क्या करता है। तुम्हें क्या कागजात चाहिए उसके लिए? सबसे पहले तो परवेज़ का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट और उसके बाद तुम दोनों का निकाहनामा। डेथ सर्टिफिकेट तो है तुम्हारे पास, निकाहनामे का क्या करें? या फिर कोई ऐसी दस्तावेज़ या ऐसा कोई कागज़ जिससे ये कंफर्म हो सके कि तुम दोनों मियाँ बीवी थे। ऐसा तो तुम्हें पता ही है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक बार तुमने और परवेज़ ने बैंक अकाउंट खोला था ना, याद है? हाँ, जिसमें वो पैसे डाले थे जो तुमने दिए थे, और उसमें एक एफिडेविट भी जमा करवाया था जिससे ये तस्दीक हुई थी कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं और बैंक में जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। अरे वाह, जिंदाबाद। चलो भाई, मैं तो निकलूँ। कहाँ जा रही हो? अरे भाई, मैं बैंक जा रही हूँ जल्दी से, दस्तावेज तो कंप्लीट करूँ ना सारे, लेकर आती हूँ। यार तू कब तक ऐसे होटल पे छड़ा बन के खाना खाता रहेगा? अच्छा खासा घर है, खानदान है, बाजी है, उनके पास चला जा। बस यार, जो बेरोजगार होता है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। बाजी भी डांटती रहती थी, नौकर बना के रखा हुआ था, मगर तन्वी के घर वालों ने पहले इज्जत दी, मगर वो भी तंग आ गए। और पैसे वगैरह का क्या हाल है? बस यार, उसी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मामला बिल्कुल खत्म पर है। एक काम करेगा? काम? कैसा काम? काम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन कमाई खूब है। क्या मतलब? मतलब कि सारा दिन सोए रहो, मगरिब के बाद उठो, रात 12-1 बजे तक फारिग, किसी होटल पर बैठो, नान टिक्का कढ़ाई नोचो और घर। और कमाई खूब? कमाई खूब। सलीम भाई, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख, सामने खड़े हैं तेरे, क्या कहते हैं उसे? नफ्सो नफीस, माशाल्लाह, हट्टे कट्टे, फुल जोश में। और हमने तो सुना है कि तूने हमारे तीजे, 10वें, 40वें के लिए अपनी विक को ड्राई क्लीन करा लिया है। ये सलीम भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, जरूर गलतफहमी हुई है। अरे मैं तो फुलझड़ी को बम समझने वाला आदमी हूँ, मैं बोला किसी का क्या कत्ल कराऊं? और जान लेने के लिए तो किसी जिंदा को मारना पड़ता है, और तू तो वैसे ही मुर्दारों का गोश्त नोचने वाला है। गिद गिद क्या 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 गिद 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 भाई, अगर गिद के आगे अलिफ लगा दें तो उसको क्या कहते हैं? उससे कहते हैं गधा। गधा, समझा? अबे अब ये बता तू कि तूने सुपारी किसको दी थी हमारी? पहले तो जरा मैं उसकी खबर लूं और फिर तेरी हड्डियों का बनाऊं सुरमा। जिसकी चाहे कसम ले लो सलीम भाई, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। भाई इससे लैला की कसम ले लो। लैला? कौन आ गई है लैला? लैला, इसने एक नई लड़की फंसाई है, बहुत खूबसूरत चिड़िया है, वो इसके पास शिनाख्ती कार्ड बनवाने आई थी। उसको कहता है कि शौहर के खाने में मेरा नाम डाल दो, और भैया उसके पीछे पड़ा हुआ है। सुन बॉय, तुझे जितनी भी उछल कूद करनी है कर ले, मगर सलीम और सलीम तुझे जिस काम से कर दे मना, उस काम से बहुत दूर रहियो, दूर ही रहियो, समझा? देश को है। यार मेरे कुछ दोस्त हैं जो वसूलियाबी का काम करते हैं। रिकवरी का? वसूलियाबी? रिकवरी? क्या मतलब? यार कुछ लोग होते हैं ना जो गरीब लोगों का पैसा हड़प कर जाते हैं, या फिर
कुछ लोग होते हैं जो उधार पैसा लेकर मुकर जाते हैं, या किसी की दुकान से कोई सौदा सलफ लिया और फिर पैसे नहीं दिए। हाँ हाँ ऐसे ही ज़रूरतमंदों के काम आते हैं हम लोग। यार ये तो बड़ा अच्छा और नेक काम है। और क्या, कमाई की कमाई और नेकी की नेकी। बस मेरे दोस्त कुछ अपना खर्चा रखकर बाकी के पैसे उनको वापसी कर देते जिनके होते हैं। यार मगर मुझे क्या करना होगा? अबे तेरा ये कद जिस्म मसल यही तो चाहिए। यार मगर कोई पंगा वगैरह तो नहीं? पंगा? पंगा कैसा? देख भाई, अगर तूने करना है तो ठीक है, वरना उनका काम तो खूब चल रहा है। देख ले, मेहनत कम और कमाई खूब, टिक्के कढ़ाई होटल। कल रात क्या हुआ? मुझे कोई बताएगा? ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। सवाल जैन नतालिया से कर रहा था और जवाब तुम दे रही थी। पसंद वो अपनी बता रहा था, उसकी तफसील नतालिया नहीं तुम बता रही थी। और जिस रंग की शर्ट नतालिया के कहने पे पहन के आया था जैन, वो रंग नतालिया को पसंद नहीं है और वही कलर तुम्हें पसंद है। और उस पे जैन भी कंफ्यूज और हम सब भी कंफ्यूज थे। अरे बताओ, मैं क्या पूछ रही हूँ तुम लोग से? हम क्या कह सकते हैं अम्मी, हो सकता है कोई कंफ्यूजन हुई हो। वैसे भी आपको पता तो है कि नतालिया हर बात का आधा जवाब ही देती है, खुद कहीं होती है और जहन कहीं और होता है इसका। अगर ऐसा है तो इस बात को नतालिया इजी ना लो, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। हम सब तो कंफ्यूज हो रहे थे और जैन लाजवाब हो रहा था। शक्ल देखी थी तुमने उसकी? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मेरा मतलब है कि नतालिया को होश आवाज़ में रहकर और लैपटॉप को साइड में रखकर जैन से बात करने की ज़रूरत है। हाँ सही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। अरे ठीक है, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देते हैं, बस तुम हमें हमारी नस्ल का टुकड़ा दे दो। कैसे दे दूं? वो मेरा बेटा है। अरे बेटा तो वो हमारा भी है, यानी मुंह बोली बेबी सगे ताया और चचा से भी बढ़कर है। और इदरीस ये बात जानता है कि वो हमारी कमजोरी है। तो है ना हमारी कमजोरी, जान है उसमें हमारी। फैसला कर लो। कैसा फैसला? यही कि उसके आगे घुटने टेक देने हैं, जैसा वो कहेगा वैसा करना है, या फिर उसके आगे दीवार बन के खड़े हो जाना है। मेरे भाई को कत्ल किया गया है। क्या हो गया? सच सुनकर चुप क्यों लग गई है अब? इदरीस साहब, अब आप जब भी कॉल करेंगे मैं अपना फ़ोन खुला रखूंगी और मुकाबला करूंगी आपका और आप जैसों का। अबे कहाँ गया भाई? अबे ये चाट वाला कहाँ गया? अबे भाई एक प्लेट चाट बना दे यार, मजे वाली जरा। अरे अरे ये कौन हो भाई? ये क्या बदतमीजी है? इसको कहते हैं भाईचारगी। अरे तुझे तो कोई जोकर लगते हो तुम लोग। अबे जोकर किसको बोला जोकर है? जोकर लग रहा है तुझे हम? भाई यार तुम लोग कौन हो? ये क्यों मजाक कर रहे हो? बटुआ या मोबाइल छीनने वाले तो नहीं लगते हो मुझे। भाई बहुत अक्लमंद इंसान नजर आ रहा है मुझे ये। पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, वरना पत्थर के हो जाओगे। और अगर देख भी लिया पीछे तो इस वक्त जो भाई के चेहरे पे चमचमाती हुई लाइट पड़ रही है ना, तुम्हारा वो हाल होगा। और फिर यहाँ करीब में तो कोई वो भी नहीं है, क्या कहते हैं उसको, वॉशरूम भी नहीं है। तुम लोग कौन हो और मुझसे चाहते क्या हो? ये करी ना तुमने काम की बात, तो फिर सुनो।
कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम पैसे के खातिर यतीम और बेवाओं को तंग करना छोड़ दो। जी भाई के कहने का मतलब है आज के बाद बेबी बाजी और समीना बाजी दोनों की गली में तुम्हारा दाखला बंद। हुकुम सलीम भाई, 4 साला डिप्लोमा होल्डर, सेंटर जेल, समझे या कुछ और समझाऊं? और टोपी तो वापस कर दो। थैंक यू। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। तो भैया सुनो, अरे मेरा निशाना देखे जमाना, तीर पे तीर चलाऊं, बच के ना कोई जाए बच के। नतालिया, नतालिया ये देखो। क्या है? मैंने जैन के लिए शर्ट्स और जैकेट्स पसंद किए ऑनलाइन, उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए। जैन का बर्थडे कब? हाँ, नेक्स्ट वीक। तुम रहने दो, मैं खुद करूँगी। नहीं नतालिया, तुम्हें उसकी पसंद नापसंद का नहीं पता, तुम कैसे खरीदोगी उसके लिए? मैंने पसंद कर तो लिया है ऑनलाइन। मैंने कहा ना, तुम रहने दो, मैं जैन की बर्थडे के लिए ऑनलाइन शॉप नहीं करूँगी, खुद जाके शॉप करूँगी। लेकिन तुम उसके लिए क्या खरीदोगी? कोई गलत कलर या कोई गलत चीज़ ना पसंद कर लो। वो मेरा मंगेतर है आलिया, मेरा मंगेतर। मुझे उसकी चॉइस का अच्छी तरह पता है। हाँ, पहले कभी एक आध बार गलती हो गई, बट अब नहीं। मगर नतालिया ये कैसे? आलिया प्लीज। तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत। यार आज आपका मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है नतालिया से बात करने के बाद। हाँ डैड, बट बात कहाँ होती है? सिर्फ टेक्स्ट पे बात होती है। यानी आवाज़ और तस्वीर का पर्दा, सिर्फ अल्फाज इधर से उधर हो रहे हैं। जिसको आप आवाज़ और तस्वीर का पर्दा कह रहे हैं ना, वही SMS होता है। यार पता है, जब नतालिया से तुम्हारी SMS पे बात हो जाती है ना, तो तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। और जब मूड ख़राब हो तो इसका मतलब है कि आज टेलीफोन की लाइन ख़राब थी। डैड, ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है। आप शायद भूल रहे हैं कि जब मामा और आपकी लड़ाई होती थी तो मेरी शामत आ जाती थी, और जब आप दोनों का मूड अच्छा होता था तो आप लोग मेरे लिए प्रेजेंट्स लाते थे। देखो जैन, इस तरह किसी दोस्त पर, अपनी बीवी पर या अपनी किसी अच्छी फ्रेंड पर डिपेंडेंट हो जाना इमोशनली, ये बुरी बात नहीं, लेकिन बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना हो जाना इमोशनली नतालिया पर। क्योंकि आई डोंट नो, ज़िंदगी में ऐसे हालात कभी कभी पैदा हो जाते हैं कि आदमी को अगर ज़रा सा भी इमोशनली धचका लगे ना, तो उसकी ज़िंदगी में फुल स्टॉप आ जाता है। डैड, मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कंसर्न हूँ। हाँ पे पप्पू बोल। बड़ा घबरा कर फोन किया था तूने। अबे तूने तो मेरा दिल ही हिला दिया। वाह क्या बात है फजल भाई, आज बड़े मस्त लग रहे हो। अरे अब क्या तीसरी का इरादा है? जहाँ दिल की बात आई और तुमने फौरन वहाँ सोचना शुरू कर दिया। हाँ, अबे दिल है, घबराता भी है, सहम भी जाता है, बैठ भी जाता है। बस छोड़ो, तुम मसला बताओ, मसला क्या है? अरे ये बताओ कि ये सलीम कौन है? हैं? अबे तुम तो ऐसे चौंका जैसे तुम्हें सांप सूंघ गया हो। अबे बहुत बड़ा जहरीला सांप है, बल्कि अनाकोंडा कहो, अनाकोंडा। अगर वो किसी को निगल लेना तो 8 दिन तक पेट में घुमा फिरा के नस्वार और थूक की तरह बाहर फेंक देता है। अरे फजल भाई, जो सलीम है
ये हमारा कोई पठान भाई है क्या? यार तुम हर वक्त सुबायत को अपने कंधे पर लिए घूमते रहते हो। भाई इलेक्शन से बाहर आ जाओ, वो बहुत बड़ा गुंडा है, गुंडा। अबे ये कौन सा गुंडा है जिसके बारे में आज तक हमने ना सुना ना कभी देखा? पप्पू, तुम्हें इस इलाके में आए जुम्मा 2.5 दिन हुए हैं और बस। अरे जुम्मा 2.5 दिन नहीं, जुम्मा 8 दिन होते हैं, 8। हाँ, जुम्मा 8 दिन। वे सलीम का जिक्र हो ना तो 2.5 गज जमीन के टुकड़े को याद कर लिया कर। बस हिफ्ज कर लो 2.5 गज जमीन का टुकड़ा। फजल भाई वो बेबी है ना? हाँ। अरे सुना है कि उसका सलीम के साथ या सलीम का उसके साथ कोई चक्कर है। सलीम के लोग हर वक्त बेबी के इर्द गिर्द ऐसे रहते हैं जैसे उसके कोई बॉडीगार्ड हो। अबे वो कैसे? पता तो करो फजल भाई, मगर तुमने सलीम के बारे में बताया नहीं मुझे। अबे कह दिया ना, उसकी दुश्मनी 2.5 गज जमीन को याद करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। डैड मुझे यकीन हो गया कि इस सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आई मीन टू से डैड कल जब मैं नतालिया से SMS पर बात कर रहा था तो मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की और फिर मैंने उसी सिचुएशन के सेम क्वेश्चंस आज नतालिया से पूछे जब वो मेरे साथ लंच पर थी, लेकिन उसके पास एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं था। डैड जब मैं उससे SMS पे बात कर रहा होता हूँ तो आई ऑलवेज से कि नतालिया मेरे साथ वीडियो कॉल पर आओ, बट वो कभी नहीं आती डैड। मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि मैं जिस लड़की से बात कर रहा था वो नतालिया नहीं, कोई और है। तो फिर कौन है? वो आलिया है। क्या कह रहे हो यार? आलिया? नतालिया की छोटी बहन? हाँ डैड, आलिया, नतालिया की छोटी बहन। मगर तुम ये कंफर्म कैसे कर सकते हो कि तुम्हारा शक सही है? मुझे जरूरत नहीं है डैड कि मैं किसी को कंफर्म करूं या किसी के सामने बैठ के अपने केस की सफाई पेश करूं। डैड ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं किसी किस्म का कोई प्रूफ पेश करने की सिचुएशन में नहीं हूं, लेकिन I'm sure डैड कि मेरा शक सच्चा है। तो अब तुम ही बताओ हम क्या करें? डैड आप प्लीज नतालिया और आलिया की अम्मी से बात करके देखें ना, उनसे पूछें इस मसले के बारे में, उनको जरूर पता होगा। बेटा हम कैसी बात कर रहे हो? मैं उनसे कैसे बात कर सकता हूँ? अगर उनके घर में कोई मर्द, मेरा मतलब है कि अगर उनके वालिद जिंदा होते या कोई बड़ा भाई होता तो ये बात की जा सकती थी। अब मैं नतालिया आलिया की अम्मी से क्या बात करूँ? डैड प्लीज आपको ये बात उनकी अम्मी से डिस्कस करनी पड़ेगी, वरना प्लीज मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं नतालिया से शादी नहीं करूंगा। आलिया क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों रो रही हो तुम? क्या बात हुई है? तुम दोनों को इस बात का एहसास है कि तुम लोग ने क्या किया है, और इसके अलावा इस बात का भी एहसास है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं क्या जवाब दूंगी ज़ैन और उनके फादर को, अपने और उनके रिश्तेदारों को? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, मेरी तरबियत के बारे में?
जो तुम दोनों ने किया कितना गलत था, गलत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों को क्या सज़ा दूँ, बल्कि तुम दोनों को क्यों सज़ा दूँ। मुझे तो अपने आप को सज़ा देना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में। आज मैं दुनिया को और रिश्तेदारों को फेस करने के काबिल ही नहीं हूँ। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, मेरे बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं किस तरह फेस करूँगी जैन और फरीद साहब को। अब क्या होगा? अब अगर तुम दोनों ने ये सिलसिला दोबारा जारी रखा ना तो मुझे मोबाइल दो अपने। कर अम्मी चुप, फोन दो। मैं बात करती हूँ तुम लोगों से बाद में। जी फरीद साहब, अगर अभी अनवर ज़िंदा होते तो इस सिचुएशन को आपके साथ डिस्कस करते हो। और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं बहुत नादिम और शर्मिंदा हूँ, आपको बता नहीं सकती मैं। देखिए भाभी, आपको इस सिलसिले में अपने ऊपर प्रेशर लेने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेंस होंगी और अपने आसाब पर सवार कर लेंगी इस सिचुएशन को तो हो सकता है बीमार पड़ जाएं और फिर बच्चियाँ परेशान होंगी। देखिए, ये जो बच्चों ने किया ये बचपने में किया, इंटेंशनल नहीं था। ठीक है, इससे कंफ्यूजन पैदा हुई है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं हुआ कि जिसको हम सॉल्व ना कर सकें। वी कैन सिट एंड रिजॉल्व दिस मैटर। आप बिल्कुल परेशान ना हो। और जैन? जैन मेरा बेटा है। आई एम श्योर कि मैं उसके साथ बैठूंगा, उसको समझाऊंगा तो वो सिचुएशन को समझ जाएगा और हम बैठेंगे और इस पूरे जो सिलसिला है, पूरी कंफ्यूजन है, इसको हल कर लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नतालिया? इंसान हूं मैं, फीलिंग्स है मेरी। गॉड से समझने की कोशिश करो। तुम क्या चाहती हो कि जब चाहे मैं अपनी फीलिंग्स को स्विच ऑफ कर लूं, जब चाहे स्विच ऑन कर लूं? तुम इतनी छोटी सी कोशिश नहीं कर सकी? और इतनी ओवर इमोशनल क्यों हो जाती हो तुम? जरा सी डांट, जरा सा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकी? मुझे आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई नतालिया। तुम मेरी बहन हो लेकिन मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। तुम समझ क्यों नहीं रही कि ये कोई आम प्रॉब्लम नहीं है नतालिया। तुमने खुद मुझे जैन से बात करने का मौका दिया। ठीक है, मैं उससे चैट करने के दौरान इमोशनल हो गई, उसे मेरी पसंद और मुझे उसकी पसंद आने लगी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब तुम चाहो, जैसे तुम चाहो, मैं वैसे रिएक्ट करूं। हम इंसान हैं नतालिया, हमारी फीलिंग्स होती हैं और यही फीलिंग्स हमें रोबोट और जानवरों से मुख्तलिफ करती हैं। तुम अगर कुछ दिन और अम्मी को ना बताती, कुछ दिन और सीक्रेट शेयर कर लेती तो क्या हो जाता? प्लीज मेरा ऑफिस में अप्रेजर हो जाता। मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है। क्या हो गया है तुम्हें? जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्यों भूल गई हो तुम ये? तो मैं क्या कह रही हूँ, जिंदगी को इग्नोर कर दें, इम्पोर्टेंस ना दें जिंदगी को? तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए था, फिर मैं जैन को खुद ही हैंडल कर लेती। हैंडल कर लेती? इंसानी रिश्तों के लिए तुम हैंडल का वर्ड यूज कर रही हो नतालिया। वो एक इंसान है, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, उसको तुम्हारी हैंडलिंग की नहीं, तुम्हारी केयर, मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मुझे लगता है तुम अपनी हद से बहुत आगे बढ़ी हो। डोंट डू इट। यही तो मेरी गलती है कि मेरी हदूद का फैसला दूसरे कर रहे।